बात 2003 14 मार्च की, और ये कहानी है साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड में एक जगह है वहाँ की। 17 साल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हाना फॉस्टर मेडिसिन की पढ़ाई पर करना चाहती थी यूनिवर्सिटी में आगे जाकर। अभी ए ग्रेड स्कूल में थी, 17 साल की उम्र थी और ब्राइट स्टूडेंट थी। ये जो हिलेरी और ट्रेवर फॉस्टर आए थे यहाँ पे, इन दोनों की 2 बेटियां थी, उनमें से एक हाना थी, दूसरे का नाम सारा फॉस्टर। 14 मार्च 2003 को हाना फॉस्टर अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकली थी। पार्टी से निकलने के बाद रात करीब 10:50 पर उसका जो दोस्त था वो बस पकड़ के अपने घर चला जाता है और हाना पैदल ही अपने घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि जिस जगह पे पार्टी थी वहाँ से उसके घर की दूरी मुश्किल से आधा किलोमीटर 500 मीटर थी। यहाँ से हाना फॉस्टर निकलती है, अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन तभी एक सैंडविच वैन जो डिलीवर करने वाला, वो उस आधे किलोमीटर के दायरे में एक पार्किंग और सन्नाटा वहाँ पे जगह थी, वो वैन पार्क थी। अचानक वैन का ड्राइवर देखता है एक लड़की रात को करीब 10:50 सन्नाटा चारों तरफ अकेले जा रही है, और जो वैन का ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा उसने शराब वराब पी रखी थी। लड़की करीब आती है, वो उतरता है, लड़की को ज़बरदस्ती उठाता है और वैन में डाल देता है और जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद वैन वहाँ से निकल जाती है, फिर किसी दूसरी जगह पार्क होती है, बात आई गई हो जाती है। इधर अगले दिन 15 मार्च की सुबह 5:30 बजे का वक्त, हाना फॉस्टर की माँ की नींद खुलती है, देखती है हाना घर में है नहीं। वो उसको कॉल करती है, रिंग जाता, उठाती नहीं है। वो उसको टेक्स्ट करती है, पूछती कहाँ है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। आसपास में पूछते हैं ये लोग, 3-4 घंटे निकल जाते हैं। आखिरकार करीब 9:30 बजे सुबह हाना फॉस्टर के फादर जो हैं वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं कि उनकी बेटी रात से लापता है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, इसके बाद हाना फॉस्टर की जो खोज है वो शुरू कर देती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 15 मार्च भी बीत जाता है। उसके बाद 16 मार्च को एक 15 साल का बच्चा इसी साउथहैम्पटन के बाहर एक सड़क किनारे झाड़ी के करीब एक लाश देखता है। वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस पहुंचती है, पता चलता है ये लाश हाना फॉस्टर की है, 17 साल की उस बच्ची की जिसकी 14 मार्च 2003 को रात गायब हो गई थी। अब हाना फॉस्टर की लाश मिलते ही हड़कंप मच जाता है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका गला घोंटकर मारा गया। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट करती है, आसपास के सारे सीसीटीवी के उस रूट के खंगालती है जहाँ से हाना फॉस्टर को आखिरी बार उसके दोस्त ने छोड़ा था और वो विटनेस था, वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी कर थी। तो सड़क और उसके आसपास से गुजरती हुई तमाम सड़कों के सीसीटीवी फुटेज को जब निकाला जाता है तो 7 ऐसी गाड़ियाँ पुलिस के लिए सस्पेक्ट पैदा करती हैं, शक पैदा करती हैं, और वो सस्पेक्टेड थी। पुलिस उन 7 गाड़ियों के बारे में पता करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान वहाँ के क्राइम शो क्राइम वॉच पे ये खबर आती है, और जो उनका रिपोर्टर था वो पुलिस से मिली इस जानकारी को उसमें दिखाता है, इन गाड़ियों के बारे में बताता है, उन गाड़ियों के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो विजुअल दिखाता है। इत्तेफाक से उस तस्वीर को देखकर जो एक हैज़लवुड फूड, जिसके लिए ये जो वैन था सैंडविच जो डिलीवरी करने के लिए, ये हैज़लवुड फूड्स के नाम पर रजिस्टर्ड था, तो उसका एक एम्प्लॉई उस क्राइम वॉच में इसको देखता है और उन 7 गाड़ियों में से एक की वो शिनाख्त करता है और कहता है कि हाँ, ये कल जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, हाना फॉस्टर गायब हुई थी, तब ये यहाँ से निकला था, एक उसका जानने वाला ड्राइवर है वो लेकर निकला था। तो वो पुलिस को कॉल करता है। अब पुलिस उन 7 में से 6 को छोड़ देती है और इस एक पे जीरो इन करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, टाइम, लोकेशन सब इस वैन से मिल रही थी। तो पता चला कि इस वैन को कौन चला रहा था। तो फिर पहली बार आता है कि इस वैन के ड्राइवर का नाम है मनिंदर पाल सिंह कोहली, एक इंडियन जो ब्रिटेन में 93 से रह रहा था और एक तरह से ब्रिटिश सिटीजन ही हो गया था। तो वो उस रात इस वैन को लेकर निकला था और उसको डिलीवरी देनी थी और वो वहीं जा रहा था। अब मनिंदर पाल सिंह कोहली का पहली बार नाम सामने आता है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 4 दिन निकल चुके थे। पता चलता है अब जब जांच के बाद कि उस रात के बाद अगली सुबह मनिंदर पाल सिंह वापस आता है कंपनी में और कहता है कि उसके बैक में बहुत पेन है, तो वो बाकी की डिलीवरी जो है वो नहीं कर पाएगा और उसे छुट्टी चाहिए। कंपनी उसे छुट्टी दे देती है उसकी इस पेन को देखते हुए। इसके बाद वो अपने एक साथी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है इंडिया में, चंडीगढ़ में, पंजाब की, तो कुछ पैसे दे दो प्लेन के टिकट खरीदने। उसका दोस्त उसके लिए मना कर देता है। फिर ये घर जाता है, इसने वहाँ शादी की थी
और इसके 2 बच्चे थे। जो इसकी वाइफ थी वो ब्रिटिश थी, 2 छोटे बच्चे। ये अपने फादर इन लॉ से जो है वो माँ की बीमारी के नाम पे पैसे लेता है और फिर हेथरो एयरपोर्ट से हाना फॉस्टर की लाश मिलने के 2 दिन के बाद, यानी 14 मार्च को कत्ल होता है, 16 मार्च को लाश मिलती है, 18 मार्च 2004 को ये इंडिया चला आता है। इंडिया आकर पहले चंडीगढ़ जाता है और फिर चंडीगढ़ से गायब हो जाता है। इसके बाद इसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो अब पुलिस के सामने 2-3 चीज़ें थी। एक वैन यही, और दूसरा उसके बाद जब इस खुलासा हुआ कि इस वैन को वो चला रहा था और उस वैन को ज़ीरो इन किया गया, तो उस वैन के अंदर जब तलाशी ली गई तो पुलिस को वहाँ से कुछ निशान मिले, कुछ सबूत मिले, हाना फॉस्टर के बाल मिले, जो सारी चीज़ें लड़ाई झगड़ा हुई थी, और सीमेंस के नमूने उठाए गए। इसके बाद पुलिस की टीम पहुँचती है इस मनिंदर पाल सिंह के फैमिली के पास और उसके बच्चे और वाइफ से सैंपल लेती है। डीएनए मैच कर जाता है। तो अब ये पुख्ता हो गया था कि उस वैन में कोई और नहीं बल्कि मनिंदर पाल सिंह था। ऑलरेडी हाना फॉस्टर के सैंपल से उसका मैच हो गया और डीएनए सारा एक जैसा था। इसी दौरान में पुलिस को एक और चीज़ पता चलती है कि 14 मार्च 2003 को जब यह वाक़या हुआ तब वहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल, एक नंबर होता है जो पुलिस को करते हैं, 999। हाना फॉस्टर जब इस वैन में इसको अगवा करके बैठाया मनिंदर पाल सिंह ने, तब उसने चुपचाप से अपने मोबाइल से उस 999 पे कॉल कर दिया था। करीब 50 सेकंड तक ये कॉल जारी रहा, लेकिन हाना फॉस्टर ने उधर ऑपरेटर से कुछ भी नहीं कहा। वो मनिंदर पाल सिंह के उस वक्त दहशत में थी और वो बस उसी से बात कर रही थी और वो पूछ रहा था, वो धमका रहा था कि अपना सर नीचे रखो। तो वो इतनी घबराई हुई थी, वो जो आवाज़ है 50 सेकंड की, उसमें उसकी दहशत और उसकी घबराहट साफ सुनी जा सकती थी। चूँकि 50 सेकंड तक इसने कुछ भी कहा नहीं हेल्प के लिए, तो ऑपरेटर ने भी 50 सेकंड के बाद उस कॉल को काट दिया। अगर ऑपरेटर उसको समझ जाता कि शायद ये मुश्किल में बात नहीं कर रही है, तो हो सकता था कि उस कॉल डिटेल के ज़रिए और उसके ज़रिए उसी रात उस मोबाइल नंबर के थ्रू स्पॉट पे पहुंच सकते थे और बहुत मुमकिन है कि हाना फॉस्टर की जान बच सकती थी, क्योंकि कत्ल उसके करीब 1-2 घंटे के बाद हुआ था। तो वो 999 पे कॉल जो चुपचाप से खामोशी से किया था, धोखा देकर मनिंदर पाल को, वो भी बेकार गया, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड हो गया था और उस कॉल में हाना फॉस्टर की उस डरी सहमी सी आवाज़ भी थी। तो अब सारी चीज़ें ये साबित कर रही थी कि हाना फॉस्टर को किडनैप करने के बाद उसके साथ रेप किया और उसी वैन में रेप किया और फिर गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर ले जाकर झाड़ी में लाश को फेंक दी। हाना फॉस्टर के जो मोबाइल और बाकी चीज़ें थी वो भी पुलिस को बरामद हुई। एक बैग में डालकर एक झाड़ी में उसको भी फेंक दिया गया था, वो भी बरामद हो गया। तो अब सारी चीज़ें बरामद थी, लेकिन अब पुलिस को अचानक ये पता चला कि जब तक पुलिस मनिंदर पाल सिंह कोहली की सच्चाई को समझ पाती, वो इंग्लैंड छोड़ चुका था और इंडिया आ गया। अब मुश्किल ये थी कि उसको कैसे पकड़ा जाए। वहाँ की पुलिस ने इंडियन पुलिस से कांटेक्ट किया, मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में कोई मदद मिली ही नहीं अपनी तरफ से यहाँ से, और वक्त बीतता गया और मनिंदर पाल सिंह हिंदुस्तान में आकर चंडीगढ़ पुलिस ने थोड़ी सी तफ्तीश की, उसकी फैमिली का एड्रेस दिया गया, तो ये पता चला कि हाँ वो यहाँ आया था और करीब 18 या 19 मार्च 2004 को, लेकिन अब घर पे नहीं है, वो घर से चला गया। शायद उसे डर था कि इंग्लैंड की पुलिस उसके घर का पता मालूम है, वो ढूंढते हुए आ सकती है, और इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। जब मनिंदर पाल सिंह इंग्लैंड में था तब वो पगड़ी पहनता था और उसका हुलिया बिल्कुल अलग था। हिंदुस्तान आने के बाद उसने अपना हुलिया बदल दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस ढूंढेगी। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में अभी तक कोई मीडिया में और ऐसी कोई हाना फॉस्टर मर्डर या रेप की खबर आई नहीं, तो इसलिए लोगों को भी पता नहीं था। ब्रिटिश पुलिस इंडियन गवर्नमेंट के जरिए पुलिस से मदद मांगती रही, इसको ट्रेस करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वक्त बीतता जा रहा था। और इसी के बाद उधर माँ बाप जो दोनों थे हाना फॉस्टर के, वो बड़ा परेशान कि उनकी बेटी का कातिल कानून से दूर है, और ये बात उन्हें खाई जा रही थी। पुलिस के रवैये को भी देखा, उन्हें लगा कि इस तरीके से कुछ होगा नहीं और वो मिलेगा नहीं। आखिरकार इस कत्ल के 3 महीने के बाद हाना फॉस्टर के माँ बाप ने फैसला किया वो खुद इंडिया आएंगे और अपनी बेटी के कातिल को ढूंढेंगे। 10 जुलाई 2004 को हिलरी और ट्रेवर फॉस्टर इंडिया आते हैं। सबसे पहले ये चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी के कातिल को सामने लाने में मदद करें। थोड़ा बहुत वहाँ पर खबरें छपती हैं। उसके बाद वो दिल्ली आती हैं। दिल्ली में चूँकि पूरा नेशनल मीडिया का एक हब है, प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसका मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया, जिसमें मैं खुद शामिल था और मैंने उस दिन ये स्टोरी फाइल की थी।
अब उसके बाद सारे टीवी चैनल पे मनिंदर पाल सिंह की तस्वीरें, अखबारों में तस्वीरें छपनी शुरू हो जाती। इन दो जगहों के अलावा दोनों हस्बैंड वाइफ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर घूमते, पोस्टर लेकर हाथ में, मीडिया से बात करते और एक ही रिक्वेस्ट करते कि किसी तरीके से जो इनका गुनहगार है बेटी का, उसको पकड़वाने में मदद करें। उस वक्त तक हैम्पशायर पुलिस ने बाकायदा इस कोहली की गिरफ्तारी के ऊपर 5 मिलियन रुपीज़, मतलब 50 लाख रुपए का भी इनाम डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी सूचना देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, उसको ये पैसे मिलेंगे। तो अब फर्क यह आया कि हाना फॉस्टर के माँ बाप के इंडिया आने के बाद और लगातार शहर शहर भटकने, मीडिया से बात करने, इन सारी चीज़ों की वजह से अब अखबारों में मनिंदर पाल सिंह कोहली की तस्वीरें छपने लगी, हाना फॉस्टर की कहानी छपने लगी। लोगों को भी लगा कि एक 17 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ और उसका गुनहगार हिंदुस्तान में आकर छुप गया और हिंदुस्तानी है। तो ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू हुई। तस्वीरें शहर शहर के अखबारों में छपनी शुरू हुई। न्यूज़ चैनल पे अलग अलग कोहली को दिखाना शुरू किया गया। और इसी के बाद होता ये है कि 10 जुलाई को हाना फॉस्टर के माँ बाप आए, उसके ठीक 5 दिन के बाद अगले 3 दिन तक हर न्यूज़ चैनल में यह खबर, हर मीडिया में फ्रंट पेज पे खबर आ रही थी। 5वें दिन 15 जुलाई 2004 को दार्जिलिंग से एक कार ड्राइवर एक लोकल पुलिस को फ़ोन करता है, जो कि पुलिस से रिटायर हो चुका था लेकिन दार्जिलिंग में रहता था और वो कार ड्राइवर उसको जानता था। ड्राइवर जैसे ही ये बात उस पुलिस अफसर को बताता है जो रिटायर हो चुका था, तो फिर उस पुलिस अफसर को भी डाउट होता है। और वो चूंकि जिस तरीके से उसने बताया कि ब्रिटिश एक्सेंट है और यहाँ पे काफ़ी वक्त से रह रहा है, तो उसे लगता है कि हो ना हो वो छुपने के लिए यहाँ आ चुका। और दूसरी बात कि पहले वो मैंने जैसा बताया कि आपको पगड़ी पहना था, लेकिन अभी वो क्लीन शेव, सर पे भी बाल नहीं, उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था, लेकिन रंग, नैन, नक्श सब कुछ वैसे ही था। तो इस ड्राइवर के कहने पे वो पुलिस अफसर उसको बोलता है कि चलो मुझे मिलाओ। वो जाता और उसे दिखाता है। उस पुलिस अफसर ने फिर सारी उसकी तस्वीरें, अच्छा उनके माँ बाप जो तस्वीर लेकर आए थे वो भी अलग अलग हुलिये में लेकर आए थे कि अगर वो पगड़ी में होगा तो ऐसा होगा, क्लीन शेप होगा तो ऐसा होगा, बिना बाल के होगा तो उससे इस तरह की सारी तस्वीरें उस वक्त मीडिया में चल रही थी, टीवी पे दिखाया जा रहा था, अखबारों में छप रही थी। तो उस पुलिस अफसर को भी लगा कि हाँ ये वही शख्स है। तो ये पहली ऐसी पुख्ता जानकारी सामने आई। इसी के बाद फिर दार्जिलिंग पुलिस से जब खबर मिली तो तब तक लेकिन इधर कोहली को भी इस बात का एहसास हो गया था, चूंकि जब से हाना फॉस्टर के माँ बाप आए और मीडिया में खबरें चलने लगी तो उसे लगा कि अब दार्जिलिंग में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वो दार्जिलिंग के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था उससे पहले, लेकिन चूंकि इस ड्राइवर ने उस पुलिस अफसर को बता दिया तो फिर फौरन लोकल पुलिस की मदद से मनिंदर कोहली को नेपाल भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने शुरू में नानुकुर किया, बोला कि मेरा नाम कुछ और है। उसने अपना नाम वहाँ पे माइक डेविस रखा हुआ था और माइक डेविस के नाम पे रह रहा था और उसने एक महिला के साथ इस जगह पे रहता था दार्जिलिंग में, अपना हुलिया बदलकर, नाम बदलकर, पेशा बदलकर, ताकि कोई पहचाने नहीं। लेकिन फिर बाकी चीज़ें जब पूछताछ हुई तो थोड़ी देर के बाद ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वही मनिंदर कोहली है और इंग्लैंड से भाग कर आया था और पुलिस से बचने के लिए वो दार्जिलिंग में नए नाम के साथ रह रहा था। इस खुलासे के फ़ौरन बाद हाना फॉस्टर के माँ बाप को ये चीज़ पता चलती है। उसी वक्त वो बहुत खुश होते हैं, मीडिया को थैंक्स देते हैं, उसे दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली में उसे तिहाड़ में रखा जाता है और अब लड़ाई शुरू होती है एक्स्ट्राडिशन की, यानी कि उसको इंग्लैंड भेजने की। सब कुछ चूँकि माँ बाप आए उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको लेने के लिए, ताकि ब्रिटेन में उसके खिलाफ मुकदमा चल सके, लेकिन उसके बावजूद अगले 3 साल बीत जाते हैं सिर्फ कानूनी लड़ाई में। इस दौरान में हालांकि गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद वो एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को कोहली इंटरव्यू देता है और उसमें एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने हाना फॉस्टर का कत्ल किया और रेप किया। और वजह बताता है कि उस रात वो डिलीवरी देने जाने से पहले उसे जुआ खेलने की गंदी लत थी, शराब पीने की लत थी, तो पैसे भी हार चुका था और शराब पीने के बाद वो अपने वैन में था। तभी रात अंधेरे में उसने देखा कि एक लड़की सामने से चली आ रही है, सड़क पे सन्नाटा है, आसपास कोई नहीं था। फिर वो अपने बोला कि मैं होशो हवास में नहीं था और फिर मैंने उसको किडनैप किया, वैन में ले गया, उसके साथ रेप किया और मैंने उससे कहा कि तुम पुलिस को ये सब नहीं बताओगी, लेकिन वो बार बार कहती रही कि मैं सब बता दूंगी। तो मैं डर गया और उसके बाद मैंने उसका गला दबा दिया। ये उसने इंटरव्यू में बाकायदा एक्सेप्ट किया। एनडीटीवी को उसने ये इंटरव्यू दिया था। उसके बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा गया क्योंकि इंडिया में तो उसके खिलाफ कोई जुर्म था नहीं। अब एक लंबी लड़ाई चली कि उसको यहाँ से इंग्लैंड ले जाना है। 3 साल लग गए। 3 साल के बाद आखिरकार 28 जुलाई 2007 को
कोहली को भारतीय अदालत की इजाज़त से इंग्लैंड भेजा गया। उसको यहाँ से मतलब एक तरह से एक्स्ट्राडाइट किया गया। पहला शख्स था ये मनिंदर पाल सिंह कोहली जिसे इंग्लैंड में हिंदुस्तान से किसी जुर्म के लिए भेजा गया हो। इराक की राजधानी बगदाद की 2000 के बाद इराक में उथल पुथल शुरू हो चुका था। न्यूक्लियर बम या जैविक हथियार, इन सब चीज़ों को लेकर अमेरिका शुरू से इराक पर दबाव डाल रहा था। मैंने इराक की इंटरनल कहानी भी आपको सुनाई। खेल हालांकि तेल का था। अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका के आगे झुकें और शर्तें माने, बट सद्दाम हुसैन अमेरिकी शर्त को मानने को तैयार नहीं। तेल के जो रूल्स, नियम, बाकी खरीद फरोख्त, उसका अधिकार, उसको लेकर तैयार नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर अमेरिका और इराक में ठन गई थी और अमेरिका का इल्ज़ाम था कि इराक जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है और उसको लेके बड़े दबाव थे। हालांकि कई बार तलाशी हुई, बट इराक के पास से कभी कोई न्यूक्लियर बम मिला नहीं। लेकिन उसी के आड़ में अमेरिका ने फिर इराक पे हमला करने का फैसला कर लिया था। बात 2003 की है। इससे पहले इराक में जो पूरा एक मॉनेटरी सिस्टम था, बैंक और सारी चीज़ें, वो ब्रिटिश उनसे इंस्पायर्ड था और उन्हीं के ज़रिए सब कुछ चलता था 1931 तक। देन बाद में इराक का अपना बैंक सिस्टम बना। सद्दाम के आने के बाद उसका नए तरीके से सारी चीज़ें हुई और इराकी सरकार के अंडर में वहाँ के बैंक आए। तो उसी में से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, जो इराकी सरकार और इराक का मेन बैंक था। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की कहानी है। ये सद्दाम हुसैन को अब एहसास हो चुका था कि अमेरिका हमला करेगा इराक पर और उसको लेकर दोनों तरफ तनाव भी था, तैयारियां भी चल रही थी। तभी सद्दाम हुसैन को इस बात का भी एहसास था कि अगर हमला होता है, उस वक्त तक ये नहीं मालूम था किस तरीके का हमला होगा। हालांकि शुरू में सद्दाम हुसैन को ये गलतफहमी थी कि शायद इतनी लंबी लड़ाई नहीं होगी, अमेरिका इस तरीके से मिसाइल और बम नहीं गिराएगा। लेकिन बगदाद और उसके आसपास बारिश ही हो गई थी मिसाइल की, लॉन्चर की और बमों की। तो इस गलतफहमी को लेके फिर भी तैयारी जारी थी सद्दाम की। और तभी सद्दाम ने फिर ये सोचा कि अगर इराक से लड़ाई होती है तो जो पैसे हैं बाकी उन सबको कहीं पे सही जगह पे रखा जाए, क्या किया जाए, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये सेकेंडरी है। असली कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2003 को। 18 मार्च 2003 की सुबह ठीक 4 बजे सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा, जिसका नाम कुसै सद्दाम हुसैन था, जो कि वहाँ के नेशनल डिफेंस जो था उसका हेड भी था। सद्दाम के दो बेटे थे, एक उदय और एक कुसै। तो कुसै सद्दाम हुसैन 18 मार्च की सुबह 4 बजे सद्दाम हुसैन के पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद के साथ अपने घर से निकलता है इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक जाने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर बगदाद में था, जिसका ख़जाना, जिसकी तिजोरी, सब कुछ बगदाद में थी। इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की खासियत थी कि जहाँ पे ये सारे पैसे रखे हुए थे, इसकी बिल्डिंग एक क्यूब की तरह बनी हुई है। इस पूरी बिल्डिंग में कोई विंडो नहीं है, इस पूरी बिल्डिंग में कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। इस बैंक में जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता और एक ही दरवाज़ा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर इस पर धावा बोलता है, कोई लूटने जाता है, तो उसका निकलना बचना लगभग मुश्किल, नामुमकिन। लेकिन 18 मार्च की सुबह 4 बजे अचानक वहाँ पर कुसै सद्दाम हुसैन पहुँचते हैं, सद्दाम हुसैन का बेटा, साथ में सद्दाम हुसैन का पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद। और इसके बाद उस बैंक के अंदर सिर्फ 3 लोग और जिनको रहने दिया जाता है। उनमें से एक इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के डायरेक्टर, एक इराक के फाइनेंस मिनिस्टर और एक इराकी ख़जाने के डायरेक्टर। तो कुल मिला के 5 लोग। बैंक में जाने के बाद जो सद्दाम हुसैन का पीए है वो डायरेक्टर को एक लेटर देता है जिस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी। और वो लाइनें ये थी कि इस बैंक में जो पैसे हैं इसको किसी और महफूज ठिकाने पर ले जाना है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। बस ये लाइनें थी कि इस बैंक के पैसे को कहीं और ले जाना है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए आप ये सारे पैसे कुसै सद्दाम हुसैन के हवाले कर दें। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के हेड ने इस पर्ची को पढ़ा
पढ़ने के बाद कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा उसके पास, इसलिए कि जब देश का हुक्मरान ही अपने साइन, दस्तखत, सील, मोहर सबके साथ ये लेटर भेज रहा है और बैंक के हेड से कह रहा है कि इस बैंक में रखे हुए जितने भी पैसे हैं आप दे दीजिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज़ को कहीं और ले जाना है, तो उसके पास सेकंड थॉट था ही नहीं। और इराक में तब तक सद्दाम हुसैन के बारे में ये मशहूर था कि सद्दाम हुसैन जो कहते हैं वही कानून है। तो डर के मारे इस हुक्म को माना गया। इसके बाद देखा गया कि कुसै सद्दाम हुसैन अपने साथ जब बैंक में पहुंचे तो उसके पीछे 3 बड़े बड़े ट्रक भी आए। उन 3 ट्रकों में तीनों ड्राइवर थे, इसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद बैंक के स्टाफ से कहा गया कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं सारे पैसे आप निकालें। बैग में भर भर कर उस बैंक से इसके बाद पैसे निकालने शुरू हुए और जो पैसे थे उसके अंदर वो एक एक करके ट्रक में डालने शुरू किए गए। करीब रकम इतनी ज़्यादा थी कि 5 घंटे लगे बैंक से पैसे निकाल कर ट्रक तक लोड करने में। कहते हैं कि उस दिन इस बैंक से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर बैग में रखे गए, 100 मिलियंस के बिल्स जो अलग अलग करेंसी के थे वो, और 100 मिलियन के यूरोज, ये सारे बहुत सारे बैग में लाला कर इन 3 ट्रकों में रखे गए। इसके बाद ट्रक में जगह ही नहीं, इसलिए बहुत सारे पैसे और जो बचे वो छोड़ने पड़े इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में। इन बैगों में पैसे रखने के बाद बिना किसी खून खराबे के कुसै सद्दाम हुसैन का पीए, ये लोग उस ट्रक के आगे आगे चलते हैं, ट्रक पीछे पीछे, और ट्रक निकल जाता है। 18 मार्च 3 इस बैंक की इस बिना खून खराबे की हुई सबसे बड़ी रॉबरी के कुछ ही घंटे के बाद अमेरिका का पहला मिसाइल बगदाद पे गिरता है और इसके बाद जंग शुरू हो जाती है। अमेरिकी फ़ौज जब इराक में पहुंचती है तब तक जो सद्दाम हुसैन के जो दुश्मन थे, मुखबिर थे, उनके ज़रिए अमेरिका को पता चलता है कि हमले से कुछ देर पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बाहर 3 ट्रक देखे गए और उन ट्रकों में बैग भर भर कर ले जाया गया और उस वक्त बैंक में सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा कुसै हुसैन खुद मौजूद था। ये पता चलते ही अब अमेरिका धीरे धीरे पे हमला कर रहा था। कुछ वक्त के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पे भी अमेरिका का कब्जा हो गया। इसके बाद जो सद्दाम के सताए हुए लोग थे उनसे पूछताछ हुई तो फिर ये सच्चाई सामने आई कि करीब $1 बिलियन और यूरो इस बैंक से अमेरिका के हमले से कुछ देर पहले निकाल कर ले जाया गया। अब तफ्तीश शुरू हुई कि आखिर ये 3 ट्रक कहाँ गए। इन 3 ट्रक की तफ्तीश की गई तो अलग अलग इसके वर्जन आए। एक आया कि ये सद्दाम के खुफिया ठिकानों की तरफ गए, लेकिन कुछ पुख्ता तौर पर आया कि ये सीरिया की बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखे गए। सीरिया में भी सद्दाम के ठीक ठाक कॉन्टेक्ट और सारी चीज़ें थी और ये माना गया कि सीरिया के बॉर्डर के ज़रिए इन पैसों को बाहर ले जाया गया। इसके बाद अमेरिका ने एक एक कर ठिकानों पर हमला करना शुरू किया। बिना खून खराबे के बैंक रॉबरी हो चुकी थी। अमेरिका इराक के बीच में अब जंग शुरू। एक एक करके फिर ठिकानों पे जब हमला किया गया तो एक सद्दाम हुसैन के महल से कुछ $1 मिलियन मिले। तो ये कहा गया कि शायद ये उसी बैंक का जो लूटा गया था वो पैसे थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो सद्दाम का दूसरा बेटा उदय है उसको हमेशा कैश रखने का बड़ा शौक था और उसके पास बेइंतहा कैश था। तो फिर ये बात आई कि ये उस बैंक के लूटे हुए पैसे नहीं हैं बल्कि ये उदय के अपने कैश थे। इसके अलावा 2-3 जगह और से कुछ कैश मिले। बहुत सारे कैश इराकी आवाम के पास मिले। कुछ इराकी और जो अमेरिकी सोल्जर थे इन लोगों ने वहाँ पे लूट माट जब मची, जब सद्दाम के ऊपर हमला किया गया, सद्दाम कमज़ोर होते गए धीरे धीरे, तो फिर लूट मार भी शुरू हुई। तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन करेंसी की लूट हुई जो इराकी जनता ने लूटे सद्दाम के अलग अलग ठिकानों से। तो अलग अलग किस्तों में पैसे तो मिले, लेकिन कभी ये पुख्ता नहीं हो पाया कि ये पैसे सारे वही थे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से लूटे गए थे या फिर ये अलग अलग जो सद्दाम के बेटों ने अलग अलग ज़रिए से गैर कानूनी तरीके से कमाए, लोगों को जुल्म करके कमाए, वो पैसे थे। इसके अलावा 2 चीज़ें और आई। एक ये कि सद्दाम हुसैन ने इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से सारे पैसे इसलिए निकाले कि अमेरिका से जब जंग हो और आगे ज़रूरत पड़े तो इन पैसों का इस्तेमाल इराक के लिए किया जा सके, लड़ाई के लिए किया जा सके। दूसरी थ्योरी ये थी कि सद्दाम हुसैन को यह एहसास हो गया था कि अमेरिका अगर हमला करता है तो अमेरिका से जीत मुश्किल है, तो इसलिए जो भी ख़जाने में है वो सब कुछ लेके अपना जान बचा कर यहाँ से भागेंगे तो वो और उसकी फैमिली बाकी कहीं भी अगर जाकर रहती है तो वो कम से कम ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार सके।
हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती करने के बावजूद, $1 बिलियन के बावजूद, नसीब ये देखिए कि इस हमले में कुसै और उदय, सद्दाम के दोनों बेटे मारे गए। और इस बैंक रॉबरी के करीब 8 महीने के बाद खुद सद्दाम हुसैन एक बंकर से गिरफ्तार होता है और उसके बाद सज़ा होती, फिर फांसी होती है।